नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री अजमेर के चौहान पाठ तृतीय। इससे पहले हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये हमारा अजमेर के चौहान जो हमारे सिलेबस में निर्धारित है, चौहान वंश केवल हमें अजमेर का पढ़ना था, उसी का ये आज तीसरा पार्ट है। और तीसरे पार्ट में कंप्लीट हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो अजमेर के चौहान के जो प्रमुख शासक रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसको जानते हैं हम, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है जो भी पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड हैं। तो चलते हैं आज के पॉइंट की तरफ। हमारे शासक का नाम है पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से भी जानते हैं। तो पृथ्वीराज द्वितीय तक हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि अजमेर के चौहान वंश में पृथ्वीराज प्रथम होते हैं, पृथ्वीराज द्वितीय होते हैं, और अंतिम जो प्रतापी शासक हैं अजमेर के चौहानों में वो है पृथ्वीराज तृतीय। तो इनके शासनकाल की बात करें तो इनका जो शासनकाल रहा है वो 1178 से 1192 ईस्वी तक रहा था। अजमेर के चौहान का ये अंतिम प्रतापी शासक था, यानी इसके बाद में अजमेर का चौहान वंश लगभग समाप्त हो गया था। तो अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था, ऐसा यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। इतिहास में इनको दल पुंगल और राय पिथोरा के नाम से जाना जाता है। तो इतिहास में इनकी 2 उपाधियां हमें देखने को मिलता है, एक तो राय पिथोरा और एक दल पुंगल। तो दल पुंगल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विश्व विजेता। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि दल पुंगल और राय पिथोरा कौन से चौहान शासक को कहा जाता है, तो पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है। इनके जन्म की हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। विक्रम संवत में यदि आंसर पूछे तो 1233 संवत को हुआ था। और कहाँ हुआ था? अनिल पाटल गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और ऊपर हमने पढ़ा था कि 1178 में ये शासक बनते हैं। तो आप देखते हैं लगभग 11-12 वर्ष की उम्र में ये अजमेर के चौहान वंश के शासक बनते हैं। पिछले वीडियो में अजमेर के चौहान का जो सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था, तो सेकंड पार्ट के अंतिम शासक हमारे सोमेश्वर थे, और वहाँ पर भी मैंने पृथ्वीराज तृतीय की थोड़ी सी आपसे चर्चा करी थी। तो सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान की माता ने राज्य का संचालन किया। तो इनकी माता जो कर्पूरी देवी थी उन्होंने राज्य का संचालन किया, क्योंकि उस समय जो पृथ्वीराज चौहान है बहुत ही छोटे थे। तो किसने संचालन किया था? कर्पूरी देवी ने। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष के थे उस समय कदम्बदास, जिसको कैमास और कैलाश नाम से भी जाना जाता है, राज्य के मुख्यमंत्री थे, और भुवन्नमल्ल सेनापति थे जिन्होंने प्रारंभिक समय में पृथ्वीराज को सुरक्षित रखा। तो इतिहास में इन दोनों के नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जब भी हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पढ़ते हैं तो उस समय इनका नाम हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि सोमेश्वर की मृत्यु के बाद उनकी जो रानी थी कर्पूरी देवी, उन्होंने राज्य का संचालन किया। तो प्रत्यक्ष रूप से राज्य का संचालन कर्पूरी देवी ने किया था, लेकिन उसके सकुशल संचालन के पीछे जिनका हाथ था वो 2 नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। एक प्रमुख थे मुख्यमंत्री जिनका नाम था कदम्बदास। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय या सोमेश्वर के समय जो सेनापति था जिसने चौहान वंश के संचालन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, तो उनका क्या नाम था? कदम्बदास। कहीं कहीं पर कैमास और कैलाश भी इनका नाम हमें देखने को मिलता है। और सेनापति की हम बात करें जिसने छोटी उम्र में पृथ्वीराज चौहान की रक्षा करी थी, सुरक्षित रखा था, उनका नाम था भुवन्नमल। तो दोनों की सहायता से ही कर्पूरी देवी ने अपने शासन को आगे बढ़ाया था। 1178 में पृथ्वीराज शासक बनते हैं और इनके छोटे भाई का नाम हरिराज था। तो हम सेकंड पार्ट में हरिराज भी पढ़ चुके थे, और ऊपर हमने देखा कि ये कब शासक बनते हैं? 1178 में। तो 1166 में इनका जन्म होता है और 1178 में ये अजमेर के शासक बन जाते हैं। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने 1180 में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण किया था। तो अधिकांश समय हमें इनके शासन का जो प्रारंभिक है वो हमें 1178 मिलता है, लेकिन इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं, उनके अनुसार इन्होंने लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने
वास्तविक रूप से प्रशासन का नियंत्रण कब ग्रहण किया था? तो 1180 में। तो यदि नाम से यदि प्रश्न पूछे, दशरथ शर्मा हमारे क्वेश्चन में नाम है और उसके अनुसार यदि हमें सन पूछता है तो हमारा आंसर होगा 1180, और सीधा सीधा यदि प्रश्न पूछता है तो हमारा आंसर होगा 1178। अब जो चीज़ हमें प्रमुखता से याद करनी है और जिनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वे हैं पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किए गए विभिन्न युद्ध और विभिन्न शत्रुओं से संघर्ष। तो पृथ्वीराज के समय कौन से राज्य के या कौन से क्षेत्र के कौन से राजा थे और उनके साथ पृथ्वीराज तृतीय का क्या संबंध रहा, कहाँ पर उनके साथ संघर्ष हुआ, किसकी उसमें जीत होती है, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में शामिल करी है। क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को देखने के बाद में पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो देखते हैं पृथ्वीराज का विभिन्न शत्रुओं से संघर्ष। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पृथ्वीराज के शासक बनने पर उसके चाचा अपरगांग्य और नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया था। तो ये इसके चाचा थे, क्योंकि एक ही नाम के कई वहाँ पर शासक हुए थे। तो पृथ्वीराज के समय जब ये शासक बने, सोमेश्वर के बाद छोटी उम्र में जब ये शासक बने, तो अपरगांग्य और नागार्जुन दोनों ने मिलकर विद्रोह कर दिया। पृथ्वीराज ने अपरगांग्य की हत्या की और गुड़गांव के युद्ध में मंत्री कैमास की सहायता से नागार्जुन का भी दमन किया। तो अपरगांग्य की हत्या किसने करी थी? पृथ्वीराज ने। और गुड़गांव के युद्ध में कैमास की सहायता से नागार्जुन का भी दमन किया। तो दोनों जो विद्रोही थे, दोनों विद्रोहियों को इनको बड़ी सकुशलता से इनका दमन किया पृथ्वीराज तृतीय ने। नेक्स्ट पॉइंट है 1182 में गुड़गांव, हिसार, भरतपुर, मथुरा, अलवर क्षेत्र में प्रभाव स्थापित करने वाली जाति भंडानको का भी दमन किया। तो जब चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज तृतीय थे उस समय ये जो क्षेत्र ऊपर वाले पॉइंट में बताए हैं, गुड़गांव, हिसार, भरतपुर, मथुरा आदि क्षेत्रों पर एक जाति थी भंडानक जाति, इनका प्रभाव स्थापित होने लगा था। ये इन क्षेत्रों को जीतने की ताक में थे, लेकिन सभी क्षेत्रों पर आक्रमण करके और पृथ्वीराज तृतीय ने भंडानक जाति का अच्छी तरह से दमन किया था। नेक्स्ट जो पृथ्वीराज तृतीय के समय जो उल्लेख मिलता है वो है महोबा विजय। तो महोबा क्षेत्र में भी इन्होंने विजय प्राप्त करी थी। तो महोबा में उस समय कौन से वंश का शासन था? चंदेल वंश का शासन था। तो इसे चंदेलों का दमन भी कहते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय ने जिस तरह से भंडारकों का अपने चाचाओं का दमन किया था, उसी तरह से महोबा के चंदेलों का भी इन्होंने दमन किया था। तो पृथ्वीराज के समय महोबा का जो शासक था वो था परमर्दी देव चंदेल। तो मैंने हर पॉइंट में आपको ये बताया कि हमें कोई भी हम वंश पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड, तो वहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि कौन से शासक के समय आसपास के क्षेत्र में कौन सा शासक था। तो उससे हमें इतिहास को थोड़ा याद करने में आसानी होती है और हमारे जो प्रश्न हैं वो अच्छी तरह से कवर होते हैं। तो यहाँ पर हम महोबा विजय पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज तृतीय की। तो महोबा की हम बात करें तो महोबा में ऊपर हमने पढ़ा कि चंदेल वंश का शासन था। तो पृथ्वीराज चौहान के समय महोबा में किसका शासन था? तो शासक का नाम भी हमें याद रखना है। तो परमर्दी देव चंदेल वहाँ का शासक था। अपने सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण किया था। तो आक्रमण करने से पहले कहा जाता है कि एक अभियान से लौट रहे पृथ्वीराज तृतीय के सैनिकों की इसने हत्या कर दी थी और उसी हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया था। चंदेल शासक की तरफ से उसके विश्वास पात्र सेना नायक आला और उदल लड़े। तो इतिहास में इन दोनों ही सेना नायकों का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, सम्मान के साथ लिया जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इस पॉइंट को शामिल किया है कि चंदेल शासक परमर्दी देव की तरफ से पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ा गया था। तो उसमें परमर्दी देव की तरफ से कौन से दो प्रसिद्ध सेना नायक लड़े थे? तो दोनों का नाम है आला और उदल। इनकी जोड़ी प्रसिद्ध रही है हमारे इतिहास में। दोनों सेनाओं के मध्य तुमुल नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। तो सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे प्रश्न बनने के जितने भी तरीके हैं वो मैंने सारे पॉइंट शामिल किए हैं। तो ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि प्रमुख चीज़ें याद रखनी है, किसके साथ संघर्ष हुआ, उस समय कौन वहाँ का शासक था और युद्ध कौन से स्थान पर होता है। तो महोबा की हम बात करें तो परमर्दी देव के साथ जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान का, वो कौन से स्थान पर हुआ था? तुमुल नामक स्थान पर हुआ था।
और सेना नायक कौन थे? आला और उदल, और जिसमें आला और उदल शहीद हुए और पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई। और नेक्स्ट पॉइंट, कौन वहां पर जीता? तो तुमुल के युद्ध में किसकी विजय होती है? पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है। तो सारी चीज़ें हमें, चाहे प्रश्न किसी भी तरह से घुमा के पूछा जाए, हर तरह से हमें आंसर देने के लिए तैयार रहना है। तो तुमुल का युद्ध किस किस के बीच हुआ? पहला प्रश्न यही बनता है। तो परमर्दी देव और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। परमर्दी देव के जो सेना नायक थे उनका क्या नाम था? आला और उदल। युद्ध कहाँ पर होता है? तुमुल नामक स्थान पर। विजय किसकी होती है? पृथ्वीराज तृतीय की। नेक्स्ट जो संघर्ष रहा है पृथ्वीराज तृतीय का, वह चालुक्य वंश के साथ संघर्ष। तो हर वंश के साथ जितना भी इसका संघर्ष हुआ है, सारे पॉइंट मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो इससे संबंधित हमारा पहला पॉइंट है कि पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के हत्यारे चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय के साथ भी कई बार संघर्ष हुआ। तो जब हमने इसका सेकंड पार्ट पढ़ा था अजमेर के चौहान, तो वहाँ पर लास्ट शासक हमने पढ़ा था सोमेश्वर। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि चालुक्य नरेश भीमदेव ने आबू के शासक की जब ये सहायता करने गए थे सोमेश्वर, तो इनकी हत्या कर दी थी। तो भीमदेव द्वितीय के साथ सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज का भी अनेकों बार संघर्ष होता है। आबू के राजा जयसिंह की पुत्री से भीमदेव सेकंड विवाह करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय ने अच्छन या इच्छनी से विवाह किया। तो जयसिंह जिसकी मदद करने के लिए इनके पिता सोमेश्वर गए थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अच्छन कुमारी या इच्छनी कुमारी। तो इससे कौन विवाह करना चाहते थे? भीमदेव द्वितीय। और जयसिंह इनका विवाह भीमदेव द्वितीय से करना नहीं चाहते थे। इसी वजह से भीमदेव द्वितीय ने जयसिंह पर आक्रमण किया था और उसकी मदद करने के लिए सोमेश्वर गए थे, और उसी युद्ध में सोमेश्वर मारे जाते हैं। उसके बाद में जो इच्छनी का जो विवाह है वो किसके साथ होता है? पृथ्वीराज तृतीय के साथ होता है। और सोमेश्वर के साथ साथ ये पृथ्वीराज तृतीय पर भी क्रोधित होते हैं, और इसी वजह से इतिहास में माना जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय और भीमदेव द्वितीय के बीच में संघर्ष होता है। ये जो वर्णन हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? पृथ्वीराज रासों के अनुसार। तो पृथ्वीराज रासों में हमें ये जानकारी मिलती है कि जब चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज चौहान था, उस समय आबू का राजा कौन था? जयसिंह। और भीमदेव सेकंड चालुक्य नरेश थे, और उस समय दोनों के बीच संघर्ष होता है। और इसकी जो पुत्री अच्छन कुमारी, इच्छनी कुमारी, उससे किसका विवाह होता है? पृथ्वीराज तृतीय का। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमदेव द्वितीय के सामंत जगदेव प्रतिहार के प्रयत्न से 1184 ईस्वी में नागौर युद्ध के दौरान दोनों के बीच संधि हुई। तो यहाँ पर हमें संधि याद रखनी है कि पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव द्वितीय के बीच में संधि किसके सहयोग से होती है? तो जगदेव प्रतिहार के सहयोग से होती है। कब होती है? 1184 में ये संधि होती है। और कौन से युद्ध के दौरान होती है? नागौर युद्ध के दौरान ये संधि होती है। अगला जो संघर्ष है पृथ्वीराज चौहान का, वो है गहड़वाल वंश के साथ संघर्ष। तो पृथ्वीराज के समय कन्नौज पर गहड़वाल वंश का शासन था। तो पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय कन्नौज पर कौन से वंश का शासन था? गहड़वाल वंश का। और शासक की बात करें तो उस समय शासक था जयचंद गहड़वाल, और इसका जो उल्लेख है पृथ्वीराज के साथ बहुत ही गंभीरता से इसका नाम जुड़ा हुआ है, जयचंद का। जयचंद पृथ्वीराज तृतीय का मौसेरा भाई था। तो इसका मतलब है कि जो कर्पूरी देवी थी अनंगपाल तोमर की पुत्री, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो अनंगपाल तोमर की एक पुत्री और थी जिसका जो विवाह है वो जयचंद के पिता के साथ हुआ था। तो इस तरह से ये दूसरी पुत्री का पुत्र था। तो अनंगपाल तोमर के ही ये भी दोहित्र थे, और पृथ्वीराज चौहान भी दोहित्र थे। तो दोनों मौसेरे भाई थे, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान। अनंगपाल के पुत्र ना होने की वजह से दिल्ली को लेकर दोनों में आपसी शत्रुता थी। अनंगपाल पृथ्वीराज को शासक बनाना चाहते थे। तो संघर्ष की जो मुख्य वजह हमें इतिहास में मिलती है वो यही मिलती है कि इनके जो नाना थे अनंगपाल, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो दोनों ही दिल्ली के शासक बनना चाहते थे। और अनंगपाल का जो दोहित्र है जयचंद, वो गलत तरीके से वहाँ का शासक बनना चाहता था, लेकिन इनके जो नाना थे अनंगपाल, वो दोनों में से किसको दिल्ली का शासक बनाना चाहते थे? पृथ्वीराज तृतीय को। तो यही इनकी लड़ाई का कारण था। तो ये भी आपको याद रखना है। जयचंद की एक पुत्री भी थी जिसका जो उल्लेख है हमें इतिहास में बहुत रोचकता से मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुत्री जिसका नाम संयोगिता था, दोनों के बीच
प्रेम था, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो जयचंद की पुत्री का अपहरण करने के कारण दोनों की शत्रुता और बढ़ गई और पृथ्वीराज ने संयोगिता से गंधर्व विवाह किया। ये वर्णन भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वीराज रासो से। तो कहा जाता है कि जो जयचंद है वो अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान से नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से ये एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं और पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए दरवाजे पर पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाकर लगा देते हैं और उसको स्वयंवर में आमंत्रित भी नहीं करते हैं। तो जब संयोगिता इनकी जो पुत्री थी वो जब माला डालने के लिए आती है तो इन्होंने जो माला है वो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को ये माला पहना देती है और उससे जो जयचंद है और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और इसका पता जब पृथ्वीराज चौहान को चलता है कि संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को माला पहनाई है तो उसी से ये प्रभावित होकर के और वहाँ पर जाते हैं और संयोगिता का अपहरण करके उसको उठाकर ले आते हैं और उससे गंधर्व विवाह करते हैं। ऐसा हमें वर्णन मिलता है कहाँ पर? पृथ्वीराज रासों में। नेक्स्ट इनका जो संघर्ष रहा है वो रहा है तुर्कों से संघर्ष। तो गजनी के सूबेदार मोहम्मद गोरी ने 1178 में सर्वप्रथम गुजरात पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गोरी का जब भी नाम आता है तो पृथ्वीराज चौहान का भी नाम आता है। तो मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम कहाँ पर आक्रमण किया था? गुजरात पर। कब? 1178 में। और ये किसके सूबेदार थे? तो गजनी के ये सूबेदार थे, यानी गजनी का सूबेदार था मोहम्मद गोरी। गोरी और भीमदेव द्वितीय के मध्य अहीरवाड़ा का युद्ध हुआ जिसमें गोरी परास्त हुआ था। तो गुजरात की हम बात कर रहे थे, तो गुजरात में भीमदेव द्वितीय के साथ गोरी का युद्ध होता है। कहाँ पर होता है? अहीरवाड़ा में। और इसमें किसकी विजय होती है? भीमदेव द्वितीय की, यानी यहाँ पर भी गोरी परास्त होता है, गोरी को हार का मुंह देखना पड़ता है। इसके बाद गोरी का पृथ्वीराज से कई बार सामना होता है। हम्मीर महाकाव्य में 7 बार, सुरजन चरित्र में 21 बार और प्रबंध चिंतामणि में 23 बार पराजित होने का उल्लेख हमें मिलता है। तो ये हमारे साहित्यिक ग्रंथ है जहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इन ग्रंथों में अलग अलग संख्या यहाँ पर बताई गई है। तो हम्मीर महाकाव्य में बताया गया है कि गोरी को पृथ्वीराज ने 7 बार हराया था। सुरजन चरित्र में बताया गया है कि गोरी को पृथ्वीराज ने 21 बार हराया था और प्रबंध चिंतामणि में बताया गया है कि गोरी को पृथ्वीराज ने 23 बार पराजित किया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि गोरी और पृथ्वीराज के मध्य 2 प्रमुख युद्ध तराइन नामक स्थान पर हुए हैं जिन्हें तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो जब भी युद्ध से संबंधित प्रश्न आएगा तुर्कों के साथ तो हमें इन 2 युद्धों का वर्णन हमें याद रखना है जिसको हम तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। तराइन वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है और तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और जीत की हम बात करें तो जीत में पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत हुई थी। तो तराइन का प्रथम युद्ध की डेट हमें याद रखनी है, 1191 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत होती है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से दिल्ली के राजा गोविंद राय ने भी हिस्सा लिया था। तो साथ में हमें ये भी याद रखना है कि किसकी तरफ से कौन लड़ा था। तो जैसे हमने ऊपर देखा था आला उदल हमने पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने उस पॉइंट को शामिल किया था कि सेनापतियों का नाम भी यदि पूछा जाता है, साथ में लड़ने वाले राजा का नाम भी यदि आपसे पूछा जाता है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो तराइन के प्रथम युद्ध की हम बात कर रहे थे, तो पृथ्वीराज की जिसमें जीत हुई थी, तो दिल्ली की तरफ से पृथ्वीराज की तरफ से कौन से शासक ने हिस्सा लिया था? तो गोविंद राय ने हिस्सा लिया था। और इसके अगले ही साल 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज के साथ मेवाड़ का शासक समर सिंह और दिल्ली का गोविंद राय भी साथ था। तो जिस तरह से प्रथम युद्ध में भी गोविंद राय साथ था, उसी तरह से तराइन के द्वितीय युद्ध में भी ये पृथ्वीराज चौहान के साथ थे और साथ साथ में ही मेवाड़ के शासक समर सिंह भी पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़े थे। तो द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। और कौन से स्थान पर हुआ था? तो वही तराइन नामक स्थान पर हुआ था और दूसरी बार लड़ाई होने की वजह से इसको द्वितीय युद्ध का नाम दिया गया है। अचानक हमला होने के कारण राजपूत सेना संभल नहीं सकी और पृथ्वीराज की हार होती है। तो कहा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध जीतने के बाद में जो पृथ्वीराज चौहान है
वो लापरवाह हो जाते हैं और वो मोहम्मद जो गोरी है वो साल भर युद्ध की तैयारी करता है और बदले की भावना उसमें इतनी तीव्र गति से भर जाती है कि वो अपनी साल भर की जो समय है वो केवल और केवल युद्ध की तैयारी में देता है। और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान अपने सांसारिक जीवन में और अपने मौज मस्ती में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। और इसी के अगले साल 1192 में मोहम्मद गोरी पुनः अपनी सेना के साथ आक्रमण करते हैं और इस समय जो राजपूत सेना थी वो संभल नहीं पाती है और उसी का फ़ायदा उठा करके मोहम्मद गोरी जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में जीत हासिल करता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण था। पृथ्वीराज ने गोरी को शब्द भेदी बाण से मार गिराया था। चंद्रबरदाई ने कटार से पृथ्वीराज की हत्या की और बाद में स्वयं की भी हत्या कर ली। तो पृथ्वीराज रासो जो हमें चौहान वंश का मुख्य रूप से पृथ्वीराज चौहान का वर्णन जहाँ से मिलता है उसमें ये बताया गया है कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। शब्द भेदी बाण का मतलब होता है कि जिधर से शब्द आ रहा है उधर बाण चलाना आंख बंद करके, तो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। ऐसा उल्लेख हमें चंद्रबरदाई का जो पुस्तक है उसमें हमें मिलता है। और इसी के आगे कहा गया है कि जब ये इसको बंदी बना करके और अपने अफ़गान ले जाते हैं तो वहाँ पर इन्होंने शब्द भेदी बाण चला करके और गोरी की इन्होंने हत्या करी थी। पृथ्वीराज रासो की कुछ पंक्तियाँ हैं इसी संदर्भ में कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो ये चंद्रबरदाई और दोनों जब उसके दरबार में मौजूद थे मोहम्मद गोरी के, तो जो गोरी है वो जिस सिंहासन पर बैठा था उसकी ऊंचाई के बारे में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को ये जो पंक्तियां हैं कह करके उसको बताया था कि इतनी ऊंचाई पर जो बादशाह है वो बैठा हुआ है और तुम्हें इतनी ऊंचाई पर ये बाण चलाना है, इसमें तुम्हें चूकना नहीं है। और इसी पंक्तियों का सहारा लेकर के पृथ्वीराज ने बाण चलाया और मोहम्मद गोरी वहीं की वहीं मारा जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य का प्रारंभ होता है। इससे पहले मुस्लिम साम्राज्य आता था और यहाँ से उनको खदेड़ दिया जाता था, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद में माना जाता है कि भारत में स्थायी रूप से मुस्लिम साम्राज्य का प्रारंभ होता है और धीरे धीरे फिर इसका विस्तार होने लगता है। पृथ्वीराज ने निर्माण की हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के समय की, तो पृथ्वीराज ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की और इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनता है वो पद्मनाभ बनता है। तो पद्मनाभ इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं किसके? कला साहित्य विभाग के। और अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना किसने की, ऐसा यदि प्रश्न आता है तो हमारा आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। प्रमुख दरबारी कवियों की हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख दरबारियों में नाम आता है जयानक, वागीश्वरी, जनार्दन, विश्वरूप और चंद्रबरदाई। और पृथ्वीराज के घोड़े का नाम हम बात करें जो तराइन के युद्ध में जिस पर बैठकर इन्होंने युद्ध लड़ा था, तो घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। तो जिस तरह से महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा है चेतक, उसी तरह से पृथ्वीराज का घोड़ा भी बहुत प्रसिद्ध और अच्छा घोड़ा था और उसके नाम का भी यदि प्रश्न पूछा जाता है तो हमें याद रखना है नाट्यरंभा। तो आज के वीडियो में इतना ही और इसी के साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था अजमेर के चौहान 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस उसके अनुसार वो आज हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालौर का संबंध। तो उसमें सबसे पहले हम मेवाड़ का संबंध पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ का क्या संबंध रहा है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।